ऑडियो नंबर 5। सेवा धर्म के व्रतधारी। तमाम राजनीतिक कार्यों के बावजूद राजेंद्र बाबू ने जनता की कठिनाइयों के अवसर पर सेवा कार्य में कभी त्रुटि नहीं की। राजनीतिक आंदोलन में तो जहां एक ओर कुछ कष्ट और हानि उठानी पड़ती है, वहां दूसरी ओर उसमें विपक्षी के साथ संघर्ष, दांव-पेच और ख्याति का भी आकर्षण रहता है। पर जो सेवा कार्य पीड़ित और कष्टों में फंसे लोगों की सहायतार्थ आकस्मिक रूप से किया जाता है, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और नामवरी का लाभ भी कम ही रहता है। पर सच्चे सेवाभावी व्यक्ति उसी को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह सांसारिक मनुष्य के बजाय भगवान की दृष्टि में प्रशंसनीय बनने का साधन है। राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन का लक्ष्य दीन दुखी जनों की सेवा सहायता करना ही निश्चित किया था। इसलिए सन 1913 में जब गांधी जी का नाम भी यहाँ कम ही सुनने में आया था, दामोदर नदी की बाढ़ के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की सहायतार्थ चंदा इकट्ठा करने से लेकर आवश्यकीय पदार्थ बांटने तक का कार्य खूब जोरों से किया। उसी समय बिहार की पुनपुन नदी में भयंकर बाढ़ आई। सैकड़ों मनुष्य बह गए और लाखों बीघा खेती डूब गई। राजेंद्र बाबू ने अपना वकालत का कार्य बिल्कुल बंद कर दिया। उस समय वे दिन भर अपने साथियों को लेकर नाव द्वारा बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करते फिरते और रात्रि को किसी रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन पर रात व्यतीत करते, क्योंकि यही स्थान पानी में डूबने से बचे थे। लोगों को उसी समय विश्वास हो गया था कि वे आगे चलकर अवश्य देशोद्धार के कार्य में विशेष भाग लेंगे। सन 1923-24 में गंगा में बहुत ही भीषण बाढ़ आई, जिसका रिकॉर्ड अब तक कायम है। उस समय आरा, छपरा, पटना, मुंगेर आदि जिलों में चारों ओर तबाही का ही दृश्य दिखाई देता था। न मालूम कितने गांव बह गए। लाखों व्यक्ति निराश्रित होकर सड़कों पर आ गए। न मनुष्यों के लिए अन्न बचा, न पशुओं के लिए चारा। उस समय भी राजेंद्र बाबू सब काम छोड़कर गरीबों की सहायतार्थ कूद पड़े। बिहार निवासी तो उस समय संकटग्रस्त होने से अधिक कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बंबई और गुजरात से धन संग्रह करके हजारों लोगों की प्राण रक्षा की। इस प्रकार जब कभी जनता पर कोई आपत्ति आई, राजेंद्र बाबू सदैव उसकी सहायता के लिए सबसे पहले आगे बढ़े। मनुष्यत्व का यही लक्ष्य है और धर्म का सार भी यही है कि हम कष्ट और आपत्ति के समय अपनी फिक्र न करके दूसरों की जितनी सहायता संभव हो निस्वार्थ भाव से करें। इसका परिणाम यह हुआ कि राजेंद्र बाबू बिहार की जनता के हृदय में बस गए और लोग उनको देवता की तरह पूज्य भाव से देखने लगे। सन 1934 के भूकंप की कथा तो ठीक तरह कही जा सकनी कठिन है। गत सैकड़ों वर्षों से जहां तक लोगों को याद है और लिखित प्रमाण मिलते हैं, इतना भयंकर और नाशकारी भूकंप भारत में नहीं आया। इसमें उत्तरी बिहार का बहुत सा भाग एकदम नष्ट हो गया। मुंगेर का पूरा शहर शमशान बन गया। अन्य शहरों में भी हजारों व्यक्ति अपने ही घरों में दब गए। अनेक जगह जमीन फटकर काले रंग का पानी बाहर निकल आया। अनेक जगह भीतर से बालू निकलकर खेतों में फैल गई। अनुमानतः 40-50 हजार व्यक्ति कुछ मिनटों के भीतर मर गए। जमीन के ऊंचा नीचा हो जाने से नदियों का बहाव बदल गया और अनेक दूर दूर के स्थानों में बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया। जिस समय यह महान दुर्घटना हुई, राजेंद्र बाबू 15 महीने की सजा काट रहे थे, पर जेल में स्वास्थ्य के खराब हो जाने से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था। वहीं पर आपने भूकंप की खबर सुनी। जिस अस्पताल में आप बीमार पड़े थे, उसका भी कुछ अंश फटकर गिर गया। राजेंद्र बाबू ने उसी समय सरकार से और देश से भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की अपील की। सरकार ने भी उनको दूसरे दिन 16 जनवरी को जेल से छोड़ दिया। यद्यपि उस समय सजा का 1 महीना शेष था। बस बाहर आते ही रोगशैया पर पड़े पड़े उन्होंने पीड़ितों की सहायतार्थ देशव्यापी प्रचार कार्य आरंभ कर दिया। श्री रविंद्रनाथ मालवीय जी, गांधी जी के नाम से विदेशों से भी सहायता की अपील कराई गई।
राजेंद्र बाबू की भावना को समझकर गांधी जी और जमनालाल बजाज बिहार पहुंचकर सेवा कार्य में संलग्न हो गए। देश के अन्य नेताओं ने भी पूरा सहयोग दिया और इस प्रकार लाखों लोगों को फिर से जीवन निर्वाह के साधन मिल जाने से उनकी रक्षा हो सकी। उस समय राजेंद्र बाबू ने स्वास्थ्य निर्बल होने पर भी जितना परिश्रम किया और सहायता कार्य की सुव्यवस्था की, उसे देखकर उनके त्याग और तपस्या की छाप समस्त देश पर पड़ गई। लोगों को विश्वास हो गया कि वे उन अनन्य सेवाव्रती महापुरुषों में से हैं जो बिना किसी प्रकार के स्वार्थ और अहंकार को देश सेवा के कार्य को अपना धर्म कर्तव्य समझकर करते हैं। वे जिस काम को हाथ लगाएंगे उसे अपनी पूर्ण शक्ति और योग्यता से सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। उनका किसी से ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं है। वे कभी अपने को दूसरों से बड़ा नहीं बतलाते और न उनमें किसी प्रकार के बाह्य सम्मान की भूख है। इसलिए उनके द्वारा आरंभ किए गए सभी कार्य प्रायः निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सेवा। यद्यपि राजेंद्र बाबू युवावस्था से ही देश सेवा में संलग्न थे और असहयोग आंदोलन आरंभ होते ही उसमें भी महत्वपूर्ण सक्रिय भाग ले रहे थे, तो भी आपका विशेष प्रभाव बिहार में था। अन्य प्रांत के लोगों का उतना अधिक परिचय न था, पर बिहार के भूकंप के अवसर पर जब विनाश की विशालता को देखकर वहां की सरकार भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी और तुरंत मारे जाने वालों के अलावा सर्वस्व नष्ट हो जाने के कारण और भी लाखों लोगों के कुछ दिनों में मरकट जाने की संभावना थी, राजेंद्र बाबू ने अपने साहस, परिश्रम, योग्यता के बल पर उस विकट समस्या को जिस प्रकार सुलझाया, उससे उनका नाम भारत के कोने कोने में फैल गया और लोग उनकी कार्यशक्ति तथा योग्यता को पूरी तरह समझ गए। इसलिए सन 1934 के अंत में कांग्रेस का जो अधिवेशन बंबई में हुआ, उसके अध्यक्ष सर्वसम्मति से आप ही चुने गए। जिस समय राजेंद्र बाबू कांग्रेस अध्यक्ष हुए, उस समय उसमें पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया और इसके फलस्वरूप संगठन में ढीलापन आ गया था। राजेंद्र बाबू ने अधिवेशन समाप्त हो जाने के पश्चात समस्त देश का तूफानी दौरा किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नवीन स्फूर्ति पैदा की। उस समय वे जहां कहीं गए वहीं पर उनका शानदार स्वागत किया गया और लोगों को मालूम हो गया कि इस समय कांग्रेस में राजेंद्र बाबू ही ऐसे नेता हैं जिन पर सबको विश्वास है और निराभिमानता तथा निस्वार्थ भावना के कारण जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस संगठन में आपका प्रभाव बहुत बढ़ गया और आपको कांग्रेस हाईकमान में सम्मिलित किया गया, जिसमें आप जीवन के अंतिम समय तक कार्य करते रहे। राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित। राजेंद्र बाबू का रहन सहन ऐसा सीधा साधा और ग्रामीण ढंग का था कि अकस्मात किसी अनजान व्यक्ति को यह अनुभव ही नहीं होता था कि ये देश के इतने प्रमुख नेता हैं। तो भी जब समय आया तो देश ने उनकी शक्ति को समझा और उनकी वैसी ही कद्र की। सन 1936 में जब कांग्रेस ने कौंसिल प्रवेश का निश्चय किया तो राजेंद्र बाबू को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया और सभी प्रांतों में कांग्रेसी उम्मीदवार तथा मंत्रिमंडल सदस्य चुनने में उनका बड़ा हाथ रहा। उनके अथक परिश्रम से प्रायः सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली और 2.5 वर्ष तक शासनारूढ़ रहकर कांग्रेसी अधिकारियों ने यह सिद्ध कर दिया कि अवसर आएगा तो वे देश का शासन अच्छी तरह चला सकेंगे। सन 1942 के संघर्ष और 3 वर्ष तक सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं के जेल में रहने के पश्चात जब ब्रिटिश सरकार से समझौता हुआ तो भारत को स्वराज दिए जाने का निर्णय हो गया। देश भर में चुनाव किए गए और केंद्र में एक मिलीजुली सरकार स्थापित की गई, जिसमें कांग्रेस की ही प्रधानता थी। उस समय राजेंद्र बाबू को खाद्य विभाग का मंत्री बनाया गया। इसके पश्चात जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन होकर सार्वजनिक चुनाव के आधार पर स्थायी सरकार का निर्माण हुआ तो राजेंद्र बाबू को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए चुना गया।
राष्ट्रपति के पद पर 12 वर्ष से अधिक समय तक रहकर राजेंद्र बाबू ने भारतीय प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा को बहुत कुछ बढ़ाया। विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों तथा शासनकर्ताओं से मेल मिलाप बढ़ाकर उन्होंने भारत के शासन तंत्र की जड़ को मजबूत किया। वे सदैव अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का पूरा ध्यान रखते थे और विदेशियों से मिलते तथा विदेशों में जाते समय पूर्ण रूप से भारतीय वेशभूषा में ही रहते थे। आपके विचार इस संबंध में कितने व्यापक और सुदृढ़ थे, यह निम्नलिखित उद्गारों से प्रकट होता है। जिन परिस्थितियों में अनेक संस्कृतियों का नाश हो चुका है, उन परिस्थितियों में पड़कर भी हमने अपना अस्तित्व ही कायम नहीं रखा है, वरन अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की भी रक्षा की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम अपने को स्थिर रख सकें, उसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति नैतिक आधार पर खड़ी की गई है। यह आधार पर्वत की अपेक्षा भी सुदृढ़, समुद्र की अपेक्षा भी गहरा और आकाश की अपेक्षा भी विशाल है। जिन देशों का नाश हो चुका है, उनकी संस्कृति का आधार जाति भेद अथवा भाषा प्रेम जैसे संकीर्ण तत्वों पर था। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर राजेंद्र बाबू जीवन के अंतिम समय तक राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए सचेष्ट रहे। राष्ट्र ने भी उनको हर तरह से सम्मानित किया और जब तक वे कार्यक्षम अवस्था में रहे, तब तक उनके मुकाबले में किसी ने आगे आने का प्रयत्न नहीं किया। और तो क्या, लोकसभा के विरोधी दल वाले भी उनका हृदय से सम्मान करते थे और उनकी निष्पक्षता तथा उदारता में पूरी आस्था रखते थे। राजेंद्र बाबू का जीवन निसंदेह सब प्रकार से अनुकरणीय रहा और हम देश तथा समाज की सेवा के क्षेत्र में उससे सदैव प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं।